गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव पर आईटी का शिकंजा। सबसे पहले मैंने अपने बच्चे को भी और फैक्ट्री में सबको मैसेज कराया कि आप बिल्कुल सर्च में सहयोग दीजिए। अगर आईटी डिपार्टमेंट को कोई सर्च करनी है तो उनका अधिकार है। मंत्री के घर और फैक्ट्री पर इनकम टैक्स का छापा। 4-5 जगह हैं जहां अभी सर्च चल रही है। मेरे बेटों के घर पे है, यहाँ जयपुर में, कोटपुतली हमारी फैक्ट्री पे है, और उत्तराखंड में और गुड़गांव में। 3 राज्यों में रिश्तेदारों गरीबियों के ठिकानों पर भी रेड। मगर राजनीतिक द्वेषता के साथ अगर वो कोई सर्च करते हैं तो हम उसका कड़ा विरोध भी करेंगे। आयकर विभाग को रेड में बड़े पैमाने पर मिले दस्तावेज। मिड डे मील खरीद फरोख्त में अनियमितता की आशंका। मंत्री बोले, हमारा पैकेजिंग का काम मिड डे मील से नहीं संबंध। कहीं पर भी हम लोग ऐसे किसी उसमें नहीं है, लिप्त नहीं है जिसके लिए हमें कहीं खुद को शर्मिंदा होना पड़े, या हमारी पार्टी को या मेरे परिवार को। बच्चों के हक पर डाका, आईटी का छापा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में मिड डे मील योजना में गरीबों और स्कूली छात्रों के लिए पोषाहार सप्लाई किया था, लेकिन कुछ कंपनियों और उनके संचालकों पर पोषाहार सप्लाई में बड़े पैमाने पर अनियमितता के आरोप हैं। इतना ही नहीं, पोषाहार वितरण में भ्रष्टाचार करने के लिए फर्जी कंपनियां तक बनाई गईं। आयकर सूत्रों के अनुसार राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड की कुछ कंपनियों में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और उनके करीबी भी जुड़े हैं। इसी के तहत आयकर विभाग ने कोटपुतली स्थित राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकिंग फैक्ट्री समेत कई ठिकानों पर रेड डाली। हालांकि आयकर विभाग के अधिकारी कोई आधिकारिक बयान दे नहीं रहे, देंगे उसके बाद तस्वीर साफ होगी। इधर आईटी के छापों को लेकर यादव ने कहा कि हमारा मिड डे मील से कोई लेना देना नहीं, यह बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, इसका जवाब दिया जाएगा। अब सवाल है कि बच्चों के हक पर क्या डाका सचमुच डाला गया है? आज इसी पर प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे। प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल सुन लीजिए। सवाल नंबर 1, कंपनियों और फैक्ट्रियों में आईटी की कार्रवाई क्या उसके अधिकार क्षेत्र में है? क्या यह एक रूटीन प्रक्रिया है? सवाल नंबर 2, मिड डे मील स्कीम में पोषाहार सप्लाई के दौरान क्या सचमुच भ्रष्टाचार हुआ है? सवाल नंबर 3, कोरोना काल में भ्रष्टाचार करने के लिए फर्जी कंपनियां बना ली गई, क्या यह हुआ है? और सवाल नंबर 4, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के बीजेपी पर जो आरोप हैं कि राजनीतिक द्वेष के चलते कार्रवाई हो रही है, क्या यह सही है? और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रतीक सिंह जी, कांग्रेस नेता हैं, पंकज जोशी जी बीजेपी नेता हैं, और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। प्रतीक सिंह जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। कोरोना काल में केंद्र ये नहीं कर रहा, केंद्र वो नहीं कर रहा, केंद्र ये नहीं दे रहा, केंद्र वो नहीं दे रहा, हमें पोषाहार समय पर नहीं मिल रहा है, ये सब बयान आप लोगों ने दिए हैं। और अब पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है देखने में, कि जो पोषाहार दिया गया वो तो दरअसल आप ही लोगों ने नहीं पहुंचने दिया बच्चों तक। ऐसा कुछ नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेशन आईटी की चालू हुई है। आपके पहले सवाल पे जाऊंगा कि क्या इनकम टैक्स के अधिकार क्षेत्र में आता है क्या? अगर कोई इस तरीके का कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो सीबीआई को जांच करनी चाहिए थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थोड़ी जांच करने के लिए आएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा। अगर कोई इनकम टैक्स में या टैक्स में कोई घपला हो रहा है तो पहली चीज तो इनकम टैक्स का अधिकार क्षेत्र नहीं है, सीबीआई को उसका छापा करना चाहिए था। दूसरा, ये बिल्कुल जो जिस तरीके से आप देखो पिछले दिनों में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का लगातार दुरुपयोग कर रही है जो केंद्र की सरकार है। वो लगातार जो अपोजिशन पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे और कोई पार्टियां हो, उनके नेताओं को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, पार्टी चेंज कराने के लिए और इन सब चीजों के लिए उसका दुरुपयोग कर रही है। आज से हमने 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा चालू करी है और वो उससे भी केंद्र सरकार जो है वो जो भाजपा है वो घबराई हुई है, वो घबरा करके चाहिए जहां क्रेडिट ड्यू है। आपने जो सवाल उठाया उसमें दम नजर आता है। सवाल यह है कि ये कोई टैक्स इवेजन वाला मसला तो नहीं है, फिर आईटी इसमें आखिर जांच क्या कर रही है? ये पॉइंट आपका बिल्कुल लॉजिकल है, लेकिन मेरा अब सवाल आपसे ये है कि आपके पास कुछ छिपाने के लिए है?
नहीं नहीं, हमारे पास कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है। मैं तो कह फिर रहा आप हूँ कह रहे ना, हैं कि सीबीआई को CBI हम को लोग जांच करना इनवाइट कर चाहिए रहे था। सीबीआई आपसे पूछे बिना तो बिल्कुल आ नहीं करनी चाहिए। सकती। तो अगर जो आरोपी क्यों नहीं आ हैं, सकती? पिछले है ना, दिनों उसको में, तो पहले पिछले ही दिनों सिग्नल में मिल जाएगा कि मुख्यमंत्री भाई जी के साहब भाई के सीबीआई घर आने पे वाली है, वो तैयारी करके रख लेगा। मैं आपको बताता हूँ, सीबीआई ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी के भाई के यहाँ पे जोधपुर में छापा मारा, तो उसके ऐसा बाद निर्णय ऐसा क्या थोड़ी हुआ है प्रदेश में? सीबीआई आती है, नहीं, सीबीआई अब तो आनी चाहिए आपने ना। रोक लगा दी ना। अब थोड़ी, हमने तो पहले से रोक लगा रखी है, रोक उसके लगा, बावजूद भी वही तो बात है ना, फिर आप सीबीआई जांच कैसे करती? नहीं तो सीबीआई ने, हमने नहीं रोक लगा रखी। सीबीआई जब यूपीए की सरकार थी तो लगभग 15-16 जो बीजेपी राज्य थे उन्होंने भी रोक लगा रखी थी इस चीज पे। मैं आपको कह रहा हूं, जब रोक के बावजूद जब सीबीआई आकर के मुख्यमंत्री जी के भाई के घर पे छापा मार सकती है, तो ये तो इनकम टैक्स के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। इनका तो राजस्थान कहने से तो ऐसा लग रहा है कि एक समय आपने इस्तेमाल किया था और पलट के आप पर आ रहा है। सरकार आप ही की है। हाँ जी, फिर आपके कहने से तो ऐसा लग रहा है कि एक समय आपने किया था और अब पलट कर आप पर ही आ रहा है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, हमने राजस्थान में, आप बोल रहे हो कि सीबीआई हमने बैन करा रखी है। मध्य प्रदेश में जो जांच चल रही है इनकम टैक्स की, वो सीबीआई से करा लेते। उत्तराखंड में जो जांच चल रही है इनकम टैक्स, अभी जो छापे मार रहे हैं, वो सीबीआई से करा लेते। तो ये इनकम टैक्स का अधिकार क्षेत्र है ही नहीं। ये उसी तरीके से हो रहा है, जब कोई जब महंगाई की बात होती है तो दूसरे मंत्री बोलते हैं, जब सुरक्षा की बात होती है तो वित्त मंत्री बोलती है। तो ये उसी तरीके से जब किसी का जो अधिकार क्षेत्र नहीं है, खंगाला जाना चाहिए, इस पॉइंट को खंगाला जाना चाहिए। पत्रकार के तौर पर हमें भी ये सोचना होगा। मिथिलेश जैमिनी जी, ये देखिए भ्रष्टाचार का मामला है। अमूमन भ्रष्टाचार का मामला जिस तरह की जांच एजेंसियां जांच करती हैं, हम उसको नहीं देख रहे हैं। हम एक ऐसे धड़े को देख रहे हैं जिसका अपना अधिकार क्षेत्र है और ये उस अधिकार क्षेत्र के बाहर भी जांच की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। क्या ऐसा है? देखिए स्वप्निल जी, जो गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी का बयान है वो साफ कहता है कि वो कई बरसों से कारोबार कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स को अगर कार्रवाई करनी थी तो पहले कर सकते थे। उनके खातों में कंपनी का उनके सारा परिवार इनकम टैक्स पे करता है। लेकिन जो एक पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मेरे करीबियों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, धर्मेंद्र राठौड़ का भी नाम लिया कि वो कोई कारोबारी नहीं है, तो भी उनके घर इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, उनके ब्रदर के घर पड़ गई। अब गृह राज्य मंत्री और अशोक गहलोत की बढ़ती नजदीक को देखकर पब्लिक में परसेप्शन जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पब्लिक सोच रही है कि जो भी अशोक गहलोत जी के नजदीक जाएगा उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई या आईटी में से कोई आ जाएगा। अब रही बात मिड डे मील की, तो मिड डे मील को तो आप अपने घर में संभालिए ना। मध्य प्रदेश के बारे में जो कैग की रिपोर्ट आई है वो पढ़िए ना, उसमें साफ लिख रखा है कि इमरती देवी उपचुनाव हारने के बाद में यह विभाग वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास था और उसमें चारा घोटाले की तरह घोटाला हुआ है। उसमें स्कूटर और मोटरसाइकिलों को नंबर डाल के और उसका भुगतान उठाया गया है। उसमें उनके विभाग के अधिकारी और वो विभाग नहीं। तो फिर अगर आप शिवराज सिंह चौहान की बात करें मिथिलेश जैमिनी जी, तो आपको भी याद होगा एक व्यापम घोटाला हुआ, फिर उसमें एक क्लीन चिट प्रकरण भी हुआ शिवराज सिंह चौहान के लिए। आप ये कहना चाह रहे हैं, क्या आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के वक्त चाल धीमी हो जाती है जांच एजेंसियों की? तो यही तो जनता समझना चाहती है कि आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, उसी टाइम रेड डाली जा रही है, वो भी अशोक गहलोत के बिल्कुल नजदीकी व्यक्ति पर रेड डाली जा रही है। तो क्या पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है? क्या राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है? क्या लेकिन फिर मिथिलेश जी, के बारे में दूसरा नियम है, इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है ना कि हर प्रकार की जांच के लिए एक पर्टिकुलर धड़ा होता है। आईटी इन्वेजन की जांच के लिए आईटी डिपार्टमेंट है और ये आईटी इन्वेजन का ही मसला नहीं है, ये मसला तो है पोषाहार गायब होने का। देखिए, अगर अभी तक जब तक आईटी की सर्च पूरी नहीं हो सकती, अपन मीडिया ट्रायल में कोई भी आरोप लगा दें, जब तक मीडिया ट्रायल के बाद में आईटी सर्च, कोई आईटी का अधिकारी ये कहता है कि इसमें घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, उसके पहले तमाम जो बयान है, जो खुद राजेंद्र यादव ने कहा कि अगर कुछ मिलता है तो मैं उसका जवाब देने के लिए जिम्मेदार हूं। हाँ। तो जब तक सबको पेशेंस रखना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो वो बात प्रमाणित हो जाएगी कि जो पूरे देश में माहौल बन रहा है कि जो भी, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, इसलिए भाजपा को ये सोचने का पड़ेगा कि वो पूछेगा जवाब कि आपने शिवराज चौहान के घर इनकम टैक्स की रेड क्यों नहीं डाली। वहां भी तो हुआ ना घोटाला, हुआ तो चारा घोटाला जैसा घोटाला है। जैसे चारे घोटाले में टैक्सी नंबरों पे चारे के ट्रक के भुगतान उठाए गए, वैसा मध्य प्रदेश में हुआ है। वहां आपकी बीजेपी की सरकार है, तो आप एक समदर्शी केंद्र सरकार। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल की ओर ये पूरी बातचीत अब तक की ले गई है। पंकज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और पंकज भाई देखिए, बात क्या है ना, दरअसल आप इस बात को थोड़ा सा सुनना और समझने की कोशिश करना। मैं ये कह रहा हूं कि 2014 के पहले आप लोगों ने इतना कहा ना यूपीए के लिए कि भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, वो आम मानस के दिमाग पर छप गया।
हालांकि 2014 के बाद उनमें से किसी भी भ्रष्टाचार में आप किसी भी आरोपी को दोषी साबित कर अब तक जेल की सजा नहीं दिलवा पाए, है ना। और इस बीच हम ये देख रहे हैं कि धड़ाधड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। लोग एक और एक दो इसलिए नहीं जोड़ पा रहे क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि ये तो भ्रष्टाचारी है, अपनी करनी भुगत रहे। इसके ये ऐसा दिखने में लग रहा है पंकज भाई। देखिए स्वप्निल भाई, दो चीज बता दूं। पहली बात तो आयकर अधिनियम की जो धारा 132 के अंदर जो रेट पड़ती है उसके अंदर बिल्कुल सही बात है कि भ्रष्टाचार की कोई धारा नहीं होती उसमें, लेकिन उसमें टैक्स इवेजन की मामला होता है। और टैक्स इवेजन का जो मामला है, मैं कह रहा हूं कि 132 और धारा 133 दोनों जो हैं 2014 में नहीं लाई गई। ये तो बेसिकली जब इनकी सरकार थी तभी से चल रही हैं। और 132 के अंदर जो ये कह रहे हैं कि आज सुबह का मामला है, उससे पहले जो है रेड डालने से पहले और 132 में जाने से पहले असेसिंग अथॉरिटी को उससे अपर हेड जो है असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे की रैंक का नहीं होगा, उससे लिखित के अंदर लेनी पड़ेगी। और लिखित में लेने के बाद उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद जब आईटी की रेड पड़ती है उससे पहले लगभग करीबन मेरे हिसाब से 8 से 10 दिन जो है ये बाकायदा प्लान किया जाता है कि किस तरीके से भाषा में जाएगा। कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, आम भाषा में समझाइए आप कहना क्या चाहते हैं। मैं आम शब्द रहा हूं तो इसलिए ये बात है कि क्लियर कट है कि ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है, ये तो सेकेंडरी मैटर है। लेकिन हां, इनकम टैक्स की रेट इसलिए पड़ी है कि कहीं ना कहीं आपके दस्तावेज ये बताते हैं कि जो विवरणी आपने आयकर दाता के यहां दाखिल की है उसके अंदर कहीं ना कहीं भिन्नता है, क्योंकि AS26A और जो है दूसरा अरे भाई पोषाहार तो जन सरोकार का मसला है ना। नहीं, पोषाहार पे कौन सा टैक्स लेंगे? देखिए मैं बताता हूं सर, मैं बताता हूं। देखिए स्वप्निल भाई, पोषाहार का केवल पोषाहार का मामला नहीं है, क्योंकि जो रेड पड़ी है वो केवल राजेंद्र यादव क्या नहीं पड़ी, उनके जो जितने फर्म से उसके अंदर यदि कोई भी डिस्प्यूट आएगा। आपने मुझे बिल जारी किया 1 लाख का और मैंने 50,000। एक बात बताइए, आपने कहा कि केवल पोषाहार का मामला नहीं है, तो एक तो ये किस किस चीज का मामला है और दूसरा ये जानकारी आपको क्यों है? देखिए ये तो नहीं, ये तो इनकम टैक्स बताएगा, जो आपने लिखा है वही बता रहा हूं। हम तो सिर्फ पोषाहार लिख रहे हैं सर। कि दारक है नहीं, हमने कहा वाला है, हमारे किसी उसने नहीं बोला कि पोषाहार का मामला है, हमने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा हां इसमें ये कुछ मामले हैं जिनके कारण से जो लीक हुई है रिपोर्ट है वहां से, उन्होंने कहा कि ये कुछ मामले हैं जिसके अंदर गड़बड़ियां हैं। कितनी गड़बड़ियां हैं, कैसी गड़बड़ियां हैं, ये यदि परेशानी है तो मैं कह रहा हूं सुप्रीम भाई मुझे बताइए, क्या किसी आदमी के, किसी आपके या मेरे या जेमिनी भाई क्या कोई इनकम टैक्स रेट डालेगा क्या? और डालेगा तो मैं कह रहा हूं 3 दिन के लिए मेरे जैसा आदमी पंकज जी आराम से 3 दिन बाद आ जाऊंगा मैं। पहले तो एक मेरी रिक्वेस्ट सुनिए, आप शायद स्टूडियो में टीवी की तरफ देख रहे हैं, आप सामने की तरफ देखिए। आप सामने की तरफ देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। पहला तो ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट। दूसरी बात ये कि सर अब भरोसा नहीं है ना, हो सकता है मिथिलेश जी के यहाँ मेरे यहाँ आईटी रेट डाल दें, हमें क्या पता। नहीं, मतलब तो ये क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा है कि आपके गुड साइड पर रहेंगे तो सब चीजें गुड रहेंगी, आपके बैड साइड पर रहेंगे तो फिर हमारे साथ बुरा होना चालू होगा। अरे सर मुझे बताइए, इनकम टैक्स की रेट जो होती है क्या किसी को पुलिस की तरह प्रताड़ित करती है? क्या लॉकअप में बंद करती है? क्या किसी के लिए करती है? आइए ना, मैं कह रहा हूं यदि कोई आदमी आता है आपके घर आता है मिलने के लिए, जैसे मिलने आता है ढूंढिए ना क्या चीज देखनी, देख लीजिए ना आप। कोई ऐसी कोई सी चीजें मेरे पास छिपी हुई जो परेशानी आती है, मैं तो कह रहा हूं आइए देख लीजिए। पहली बात। दूसरी बात आपने कहा जो सबसे चीज मैं कह रहा हूं आपको कि अभी जो है इसके मामले के बाद अभी तो देखिए पहले सर्वे हुआ, फिर सर्च कंडक्ट हो गई होगी। सर्च कंडक्ट होने के बाद में अभी तो आपकी जो है ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल के बाद में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट है, और यहां तीनों के तीनों टाइम पर जो है जाया जाता है। इसके बाद उससे पहले जो है ये असेसिंग अथॉरिटी तो अपने हिसाब से करेगा। मैं आज आपको कह रहा हूं कि यदि ऐसी नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि आज आप लिख के पूछ लीजिएगा कि क्या आज राजेंद्र यादव कह सकते हैं कि हां मैं अपनी आयकर विवरणी में जो इनकम दर्शाई गई है उसके अतिरिक्त 1 पैसा भी नहीं दर्शाऊंगा। मैं घोषणा नहीं करूंगा कि हाँ ये मेरी ब्लैक मनी है, ये इस पे वो टैक्स देने को राजी हूं। आज कह दे, कर दे घोषणा, क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूं आपको। ठीक है, तो आप इसमें अपनी आड़ देख रहे हैं क्योंकि पब्लिक जी आपने पब्लिक में ना करनी चाहिए कि हाँ मैं नहीं करूंगा, सवाल तो यदि लेकिन करते हैं, नहीं यदि करते हैं तो इस्तीफा देना चाहिए। डॉज कर दिया तो डॉज कर दिया। मैं अगले राउंड में आऊंगा ना आपके पास, आप तब बोल दीजिएगा। मैं प्रतीक सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। प्रतीक सिंह जी मुझे एक बात बताइए, सीबीआई का इस्तेमाल हो सकता है, ईडी का इस्तेमाल हो सकता है, ईडी को तो और आप ही ने ताकतवर किया था अपनी जरूरत के हिसाब से, यह भी इतिहास में ही दर्ज है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चिदम्बरम जी उसके जिम्मेदार थे। आईटी का इस्तेमाल हो सकता है, यह देश को किसने बताया, किसके समय में पता चला? क्या आपको लगता है आज आप अपने करने का फल भोग रहे हैं?
नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं कह रहा हूँ आप हमारे टाइम के देख लीजिए और अभी के देख लीजिए। अगर हमारे टाइम की आप बात करेंगे तो चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, या चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, बराबर अगर कोई उसमें लिप्त पाया गया, उसके यहाँ ईडी भी पहुंची है, इनकम टैक्स भी पहुंची है, सीबीआई भी पहुंची है। आप 2014 के बाद अब मुझे ये बोल रहे हैं कि हम तो बुलाने को तैयार हैं। मेरे को एक नाम बता दीजिए बीजेपी का एक भी नेता जिसके यहाँ सीबीआई, इनकम टैक्स या फिर कोई भी क्या बात करें, सुनिए ना, मैं बोल रहा हूँ आपको, झूठ क्यों बोलते हैं आप? किरीट सोमैया जी के खिलाफ जाकर के ईडी में केस दर्ज करवा के आया था। कितनी बार किरीट सोमैया ने करवाया था नारायण राणे के खिलाफ, कितनी बार नारायण राणे से पूछताछ हुई ईडी ने? तो फिर मुझे ये बताइए ना, फिर हाय तौबा क्यों मचाते हैं मुझे आप ये देखिए, अगर कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो आप हाय तौबा मचाकर साबित क्या कर रहे हैं? हम हाय तौबा कहां मचा रहे हैं? हमने राजेंद्र यादव जी ने बयान दिया है, आप आने दीजिए, उसको आने दीजिए। मैं बोल रहा हूँ प्रथम दृष्टि में ये जो जांच है वो इनकम देश टैक्स में की नहीं इस है। तरह की संस्थाओं का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, ये कहकर आप लोगों ने एक लंबा चौड़ा खत लिखकर, कई लोगों ने साइन कर राष्ट्रपति को भेजा था ना। स्वप्निल जी, आपने मैं पूरे क्या कह रहा देश हूं, भर में एक बड़ा प्रदर्शन किया था ना, क्या ये हाय तौबा मचाना नहीं है? मैं बताता हूं ना आपको। मैं कह रहा हूं कि प्रथम दृष्टि में ये इनकम टैक्स का केस नहीं है, ये केस सीबीआई का है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इनकम टैक्स जारी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और 10-5 लोगों के यहाँ भेज दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या बीजेपी के सारे लोग पाक साफ हैं क्या? या बीजेपी में जो आज अभी तक दूसरी पार्टियों में थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, उनके ईडी सीबीआई और ये इनकम टैक्स जा रहे थे, जब वो भाजपा में चले गए उनके खिलाफ कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितनों से पूछताछ हुई? कोई किसी से नहीं करते। उनके क्या वो साफ हो गए? वो वॉशिंग मशीन में धुल गए क्या? वो क्या उनके सारे? ठीक है, तो ये सवाल का तो सामना आपको करना चाहिए, ये सवाल का सामना तो पंकज जी आपको करना चाहिए। हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस में थे तो आप लोगों का कहना था कि अमेरिकी कंपनी लुइस बर्गर को ठेके सौंप दिए, फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए, अब वो मामला कहीं ठंडे बस्ते में। और ऐसे ही मैं और भी उदाहरण दे सकता हूं, मैं येदियुरप्पा के उदाहरण दे सकता हूं, मैं शिवराज सिंह चौहान के उदाहरण दे सकता हूं, आप भी जानते हैं, मैं कई सारे उदाहरण, रमेश पोखरियाल निशंक के उदाहरण दे सकता हूं। आखिर ये मामले ठंडे बस्ते में क्यों हैं? किसी भी मामले को पूरे अंजाम तक पहुंचाने की तेजी एजेंसियां क्यों नहीं दिखा रही? पंकज जी, स्वप्निल भाई मुझे बताइए ना कि यदि विपक्ष में यदि है तो मुझे बताइए कितने एफआईआर लॉज इन्होंने कराई थी और कितनी हमने कराई थी? मुझे बताइए कि यहां पर जो है एकल पट्टे से लेकर के लगातार क्लोजर रिपोर्ट किसने फाइल करी भाई? अभी एकल पट्टे पे क्लोजर रिपोर्ट सरकार ने फाइल कर दी। यदि हम उसमें जो है यदि हम चुस्त नहीं होते तो मुझे बताइए न्यायालय क्या करता? क्लोजर रिपोर्ट लगा देता, लगाया था ना। अभी मुझे बताइए क्यों बेसिकली जो है विदेश यात्रा को जो है आपने लोअर कोर्ट ने रोका, एसीबी कोर्ट ने रोका और हाई कोर्ट में जाकर देखिए आप मेरी बात समझिए पंकज जी, देखिए हो क्या रहा है कि आप लोगों की कार्रवाई को या इन संस्थाओं की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई क्यों कह रहे हैं? देखिए मिथिलेश जी ने भी कहा ना कि बीजेपी और गैर बीजेपी चेहरों में जांच में अलग अलग रवैया दिख रहा है, और ये दिख रहा है। आप इसको कितना झुटला लीजिए, ये तो दिख रहा है ना सर। देखिए स्वप्निल भाई दो चीजें हैं। न्यायालय के अंदर जो है सरकार के हिसाब से काम करती है और जो दूसरे लोग हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं। मैं पहली बात बताता हूं। अब आप मुझे बताइए कि क्या जो है आज मुझे बताइए कि क्या इनकम टैक्स की रेट जो है केवल जो है दुकानदारों के इनके पड़नी चाहिए, क्या राजनेताओं के ब्यूरोक्रेटिक की नहीं पड़नी चाहिए? पहली बात। दूसरी बात मुझे बताइए कि इनकम टैक्स की रेट में आज फिर आपसे कह रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं कि क्या स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी के थ्रू गया हुआ लेटर जो बेसिकली उसने जो है सूचना दी होगी, पहली सूचना जो उन्होंने खरीद फरोख्त की, उसके जो बिल्स होंगे जीएसटी के वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ गए हुए होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो भी प्रॉपर्टी के परचेज सेल के बिल हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ गए होंगे। मुझे बताइए ये जब गैदर करते हैं, रिपोर्टिंग गैदर होती है उसी रिपोर्ट के आधार पर तो है ना। तो आप मुझे बताइए कि जब आपकी गैदर रिपोर्ट के हिसाब से यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो इसमें गलती कहां कर रहे हैं भाई? ठीक है, मैं मिथिलेश जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। मिथिलेश जी देखिए, आप भी जानते हैं इस बात को, अगर हम 70 के दशक में जाते हैं और 75 वाले घटनाक्रम को देखते हैं तो जो पीड़ित पक्ष होता है वो सहानुभूति ले जाता है। यहां पर अगर मान लीजिए राजनीतिक बदले की भावना से काम भी हो रही है तो भी सहानुभूति मिलती कहीं दिख नहीं रही किसी के। आपने जो पहले पब्लिक परसेप्शन नहीं कहा था मिथिलेश जी, मैं भी उसी हिसाब से बात कर रहा हूं। पब्लिक परसेप्शन में जैसे आप कह रहे हैं कि गहलोत जी के करीबी हैं तो कार्रवाई हो सकती है, मैं ये कह रहा हूं कि कार्रवाई अगर हो भी गई तो उनको सहानुभूति नहीं मिलेगी। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो नहीं है इस तरह की चीजों में?
देखिए स्वप्निल जी, सहानुभूति मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो 2023 के चुनाव बताएंगे, लेकिन आज जिस तरीके से कोटपुतली में गांव के गांव खड़े होकर आ गए थे और खुद राजेंद्र यादव ने रोका है, ये कड़वी सच्चाई है, यथार्थ है कि हमें कार्रवाई करने दी, और तमाम उन्होंने कहीं भी विरोध नहीं किया, चाहे उनका उत्तराखंड का मामला हो। तो ये ऐसा नहीं कि सहानुभूति नहीं होती है, ये धीरे धीरे बीजेपी को समझना पड़ेगा कि आप एक पार्टी के तो यानी इनकम टैक्स की विवरणी केवल बीजेपी वाले तो बिल्कुल सही भर रहे हैं, और कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले और जो ममता बनर्जी वाली पार्टी वाले वो गलत भर रहे हैं। तो ये भी एक सवाल उठता है, ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। नहीं तो और फिर ये जब तक उतावलापन आपका क्यों? आवरण चलता देखिए, है चलता बीजेपी है। को लग रहा है और बहुत से एनालिस्ट को लगता है कि 2024 भी इनके हाथ से जा नहीं रहा, तो फिर ये उतावलापन क्यों? क्या ये उतावलापन है? ये बिल्कुल उतावलापन है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अभी वो कह रहे थे पंकज जी कि हम कार्रवाई सबके साथ करते हैं। मैं पूछता हूं, ईडी ने खुद ने माना है, दिल्ली हाई कोर्ट में लिख के दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के पुत्र दुष्यंत और उनकी पुत्रवधू निहारिका, जो पूनम चंद भंडारी ने रिट लगाई है, उसमें उन्होंने माना कि ईडी में दोषी है। ललित मोदी के 10 रुपए के शेयर को 91,000 रुपए में खरीदा गया है। तो आपने आज तक उनसे पूछताछ की क्या? आप अपने, ये जनता है, आप जनता को देखिए, अगर बीजेपी अच्छा काम करती है जनता उसे एक्सेप्ट करती है। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, एक्सेप्ट कर रहे हैं, विक्रांत बनाया, एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कहीं न कहीं पॉलिटिकल परसेप्शन को सेट करने में अड़चन पैदा करता है। तो बीजेपी के जो थिंक टैंक है उसको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। पंकज जी देखिए, आज दरअसल कई सवालों का सामना आप ही को करना है। आप भी जानते हैं ऐसे मौके आते हैं जब आप लोगों को भी सवालों का सामना करना चाहिए, और आप 2014 से पहले का इतिहास ही हर बार खींच कर लाएं ये जरूरी नहीं है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, 2013 के अंत से लेकर 2014 के लोकसभा चुनावों तक आपके पार्टी के सबसे बड़े चेहरों ने घूम घूम कर कहा था ना कि रॉबर्ट वाड्रा भ्रष्टाचारी है और हमें सरकार में आने दीजिए, 6 महीने के अंदर वो जेल में होंगे। वो जांच तो आज भी चल रही है। आपने जिस मामले को कहा वो जांच तो आज भी चल रही है, लटका क्यों रहे हैं आप? ये कैसा जीरो टॉलरेंस है? देखिए मैंने आपको कहा ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जेल में होंगे, लेकिन जेल जाने से पहले बेल ले ली उन्होंने। बेल पर है कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा खत्म कीजिए, चार्जशीट फाइल कीजिए, दिलवाइए ना सजा, तब थोड़ी ना बेल पे होंगे। आ रहा हूं देखिए, आ रहा हूं। मुझे बताइए 2004 से लेकर 2014 तक आपने जितने रेट किए, जितने किए, आपने कितना किया? 5,100 समथिंग करोड़ रुपया आपने टोटल जो है कलेक्शन किया इस देश की जनता की जो कीमत थी होगी। अभी तक जो बेसिकली ईडी ने सब, एक मिनट मैं कह रहा हूं, मुझे बताइए, नहीं झूला का है क्या? 1 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा करके और जो है, अरे भाई अगर इतना क्लियर कट केस है तो क्या हमारी जांच एजेंसियां इतनी सक्षम नहीं है कि जल्द से जल्द मामला खत्म कर सकें? चले ही जा रहे हैं मामले। 1 लाख करोड़ रुपया आप मुझे बताइए, क्या जांच चल रही है या जमा हो गया? कैसा? अरे तो फिर 1 लाख करोड़ लगाया था तो आप किस बेसिस पर कह रहे थे? सवाल तो ये है, कोई तो मामला खत्म होता। स्वप्निल भाई 2 मिनट दीजिए ना, स्वप्निल भाई 2 मिनट दीजिए। अब स्वप्निल भाई मुझे बताइए कि क्या इसके अंदर 1962 से लेकर के 2014 तक क्या जो है लोगों ने जो है रिफंड के ऊपर 5% से लेकर के 15% तक दिए कि नहीं दिए? ये खेल था कि नहीं था? क्या मुझे बताइए 2015 से लेकर के आज खेल खत्म हुआ कि नहीं हुआ? एक आदमी बता देंगे किसी रिफंड के लिए कोई गया हो? मेरी समझ से बाहर है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मैंने एक रेलवे की टिकट ली तो उस पे जीएसटी पे करूंगा, और जब मैं उस रेलवे की टिकट को कैंसिल करूंगा तब भी जीएसटी कट के ही मेरे को पैसा वापस होगा। खेल क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। ये टैक्स की चीजें बड़ी टिपिकल होती हैं। लेकिन पंकज जी, ये सवाल तो बिल्कुल सही है ना कि जिसको आप भ्रष्टाचारी कहते हैं, आपके पार्टी में आने के बाद उसको मोक्ष मिल जाता है या बुलेट प्रूफ जैकेट मिल जाता है? किसको मोक्ष मिल गया भाई? किसको मोक्ष मिल गया? किसको? मैंने अभी आपको हेमंत बिस्व शर्मा का नाम लिया, कितने नाम ले लिया? उनकी इंक्वायरी खत्म हो गई क्या? इंक्वायरी खत्म हो गई क्या? कहां चल रही है? कैसे चल रही है? कर लिया क्या? हाँ, नहीं कोर्ट से विड्रॉल कर लिया क्या? लेकिन यहां पर जो है एकल पट्टे के अंदर सरकार ने जो है क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी। ठीक है, लेकिन हमारे प्रतीक सिंह जी आपको सोचना चाहिए, प्रतीक सिंह जी आपको सोचना चाहिए कि इतनी चीजें हो रही हैं और अगर आपको सहानुभूति नहीं मिल रही है तो उसका कारण क्या है? आप जानते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेले में जिस तरह से गेम होता है ना, वो एक के बाद दूसरी बॉल, दूसरी के बाद तीसरी बॉल, तो पंकज जी वही घुमा रहे थे, ले दे करके इनको एक ही चीज पढ़ के आए कि एकल पट्टा। इनसे आप कोई भी बात कर लो तो बात आकर के अगर आप बात करेंगे येदियुरप्पा की तो ये बात करेंगे एकल पट्टे की, आप बात करेंगे हेमंत बिस्व शर्मा की तो ये बात करेंगे एकल पट्टे की। ये क्या है, बिना तैयारी के आ गए हैं? नहीं, देखिए प्रतीक सिंह जी, देखिए मैं आपको एक बात बोलूं, मैं कह रहा हूं लगता है कि हर गेंद को छक्का मारा जा सकता है। राहुल गांधी को अगर पूछताछ के लिए बुलाए, सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए, आपको लगता है छक्का मारा जा सकता है?
कहाँ आपके मैं प्रदर्शन आपको में कह सिर्फ रहा आपके हूं, कोई मैं आपको कार्यकर्ता ही कह तो रहा हूं, शामिल हो रहा है ना, और कौन शामिल हो रहा है? अभी आपने बोला ना 2014 से लेके लगभग 8 साल केंद्र सरकार को पूरे हो गए हैं। क्यों नहीं आप, अगर आपको लगता है कि कोई किसी ने भ्रष्टाचार किया कि जेल क्यों नहीं भेज रहे? 8 साल का समय कम होता है, 1 साल में 365 दिन होते हैं। नहीं, लेकिन अगर मैं फिर आज के मसले पर आऊं, आप मुझे बेल पे कैसे होंगे जब उनको मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर मैं आज के सजा दे देगी, कैसे बेल पे चले तो जाएंगे? आप भी जानते हैं ना हाँ। कि अगर बच्चों के हक अपने पर लिए डाका मेरी बात पड़ा करने है दीजिए, और एक बच्चों तक सेकंड। अगर पोषाहार नहीं पहुंचा है तो वो चाहे कोई भी हो, नहीं, वो चाहे जहां भी हो। आपकी बात उस बात पे ही आ रहा था मैं। पहले दूसरी बात भी, केंद्र पहले बोल रहे थे 2013 से पहले कि 2G घोटाला हो गया, क्या हुआ उसका सबको पता है। कोर्ट ने बोला कोई घोटाला नहीं हुआ। कोयला घोटाला हो गया, कोर्ट ने बोला कोयला घोटाला नहीं हुआ। अब आपकी बात पे आता हूं, मैं कह रहा हूं अगर कुछ बात हुई है, बच्चों के अगर कोई हक मारा गया है, जांच करे ना, पर लेकिन ये जांच रिएक्शन राजेंद्र यादव एप्रोप्रिएट जी तो ने करे। दिया ना। मैं कह रहा हूं मर्डर हो गया और आप होमगार्ड यही रीजन आरसी चौधरी जी ने नहीं दिया, जो आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वप्निल भाई कोल घोटाला नहीं हुआ, अभी 2 दिन पहले ईडी के छापे पड़े कोल घोटाले में। ठीक है, मतलब मुझे बताइए। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है। प्रॉब्लम ये है मिथिलेश जैमिनी जी, एक फिल्म में एक डायलॉग हुआ करता था, एक फिल्म में एक डायलॉग आया था और बड़ा हिट भी हुआ, वो आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं। वो डायलॉग कुछ ऐसा था, देखो जो चाचा है वही भतीजा और जो भतीजा है वही चाचा है। बीजेपी को भी एक बार ये सोचना पड़ेगा कि आखिर क्यों इस तरह की चीजें व्हाट्सएप पर आ रही हैं कि ईडी का फोन आया, हम ईडी से बोल रहे हैं, पर भैया मैंने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली, अच्छा सॉरी रॉन्ग नंबर लग गया हमसे। ये सब व्हाट्सएप पे चल रहा है, ये सब सोशल मीडिया पर है। मिथिलेश जी, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। स्वप्निल जी, ये विचारणीय मुद्दा है। जो भाजपा तेजी से ग्रो कर रही है, आज देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, उसके थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा कि ये डेमोक्रेसी सेटअप है और यहाँ सच जरूर दिखाना पड़ेगा और आपको यथार्थ का जो पर्दा है वो क्रिएट करना पड़ेगा। जनता को लगना चाहिए कि अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिलती है, और चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो उसको सजा मिलेगी। भारत के लोकतंत्र और गांधी जी का भी यही सपना था कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। इस थीम पर अगर बीजेपी काम करती है तो बीजेपी का भविष्य सुखद है। लेकिन धीरे धीरे गांवों तक ये ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ये बड़े मजे से यूज कर रहे होंगे, लेकिन ये धीरे धीरे गांवों तक बात पहुंच गई है और गांव में एक बार जो बात चल जाती है ना, उसको रोकना बीजेपी के लिए नामुमकिन हो जाएगा। बड़े बड़े सत्ता उखड़ गई है, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, तो कोई गलतफहमी में नहीं रही। डेमोक्रेटिक सेटअप है, यहाँ जनता माई बाप होती है, जनता जिसको चाहती है उसी को नेता बनाती है। तो बीजेपी के जो थिंक टैंक है, आपने कहा कि आपने इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया, ये 75 जैसे हालात है। बिल्कुल, देखिए आज जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है, नफरत और वो बढ़ रहा है, जाति और धर्म के नाम पर वैमनस्यता बढ़ रही है, उसके साथ साथ ईडी सीबीआई उसमें छोंक का काम कर रही है दाल में। ठीक है, तो इसको आपको रोकना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।